द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर पर 1000। मतलब वाइब्रेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? वाइब्रेंट इकोनॉमी होती है, वाइब्रेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया जाता है, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया जाता है कंट्री को डेवलप करने के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो उस इकोनॉमी को बोला जाता है आउटपुट पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है लेस देन 2%। तो इट वाज ओनली 0.5%, इट वाज ओनली 0.5%, ये केवल 0.5% था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 2%, लेस देन 2%। जिसके कारण क्या था, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी उसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोला जाता था। स्टैग्नेंट, तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, तुम कर सकते हो करो, तुम कर सकते हो करो। वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस, मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। अगर आप +2 इकोनॉमिक्स CBSE के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर। जो सबसे पहली बार जनगणना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? सबसे पहली बार जो सेंसस कंडक्ट करवाए गए थे वो किस ईयर करवाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 1891, ऑप्शन नंबर बी है 1921, ऑप्शन नंबर सी है 1781, ऑप्शन नंबर डी है 1881। तो जो सबसे पहली बार सेंसस कंडक्ट करवाए गए थे वो करवाए गए थे 1881। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम में कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो डेवलप हुआ था? ऑप्शन ए है हमारे पास रेलवेज, ऑप्शन बी है मॉनेटरी एक्सचेंज, ऑप्शन सी है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही आंसर है वो है रेलवेज। रेलवेज एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था जो ब्रिटिशर के टाइम डेवलप हुआ था, और इसके पीछे जो ब्रिटिशर का मेन रीज़न था वो ये था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया इन द ईयर। ब्रिटिशर ने रेलवेज को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन ए है हमारे पास 1849, ऑप्शन बी है 1850, ऑप्शन सी है 1851, ऑप्शन डी है 1853। तो ब्रिटिशर ने इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी 1850 में ब्रिटिशर ने क्या किया था? रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था हमारे भारत में। और बात करें कि फर्स्ट जो रेल थी वो कब चली थी, तो फर्स्ट रेल चली थी 1853 को। कहां से कहां तक ये चली थी? बॉम्बे टू ठाणे, बॉम्बे टू ठाणे। अगर डिस्टेंस की बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे इज नियर अबाउट 21 किलोमीटर। तो ब्रिटिशर ने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया था 1850 में, और जो फर्स्ट रेल चली थी इंडिया में वो चली थी 1853 में। कहां से कहां तक? बॉम्बे टू ठाणे। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस था नियर अबाउट 21 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के समय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था? तो सबसे पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है हमारा द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर पर 1000। मतलब जो बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं पर 1000 पे, उसे बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000 बच्चों का डाटा लिया जाएगा और चेक किया जाएगा कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मरे, उसे बोला जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन, infant mortality rate, the death rate of children below 1 year per 1000।
तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें ब्रिटिशर के टाइम, इसमें ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 217, ऑप्शन बी है 218, ऑप्शन सी है 219, ऑप्शन डी है 220। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें ब्रिटिशर के टाइम, तो ब्रिटिशर के टाइम जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत हाई था, इट वाज 218, 218, मतलब पर 1000 बच्चों में से कितने 218 बच्चे जो थे वो मर जाते थे। तो एट दैट टाइम द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। और द मेन रीज़न बिहाइंड इट, lack of infrastructure like as lack of hospitalities, lack of hospital facilities, lack of medical facilities, lack of doctors, जिसकी वजह से जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी थी। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन, कि किसी कंट्री में कोई कितना जी रहा है उसे बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जिस कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी उस कंट्रीज में वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है, वहाँ के मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ के मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो अच्छे होंगे। तो ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 41, ऑप्शन सी है 43, ऑप्शन डी है 44। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 44। लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारे ब्रिटिश पीरियड के टाइम में कितनी, 44, ऑप्शन नंबर डी। तो इतनी कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, तो इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो यही था कि जो हमारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ थी वो अच्छी नहीं थी, हमारी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी, जिसके कारण जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो बहुत कम था। अगर अभी की बात करें तो अभी ये है 68 ईयर्स, मतलब द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन इन इंडिया इज 68। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम लिटरेसी रेट कितना था। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम जो लिटरेसी रेट था, ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 14%, ऑप्शन डी है 16%। तो ब्रिटिशर पीरियड के टाइम जो हमारा लिटरेसी रेट था वो था 16%। कितना था, वो था 16%। और इसमें से जो फीमेल का लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था, इट वाज वेरी लो, ओनली 7% फीमेल वाज लिटरेट एट दैट टाइम। तो जो हमारा ओवरऑल लिटरेसी रेट था ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वो कितना था, जस्ट 16%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आपने ध्यान रखना है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, तो 2011 के जो सेंसस हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारा लिटरेसी रेट है वो है 74.05%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियन इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द पार्टीशन। हमारे इंडिया की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जो पार्टीशन जो हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, तो उससे अफेक्टेड हुई थी। ऑप्शन ए है हमारे पास सिल्क, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन डी है कॉटन, ऑप्शन डी है जूट। तो जो हमारी जूट की इंडस्ट्री थी वो पार्टीशन हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान का, उसके कारण बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी हमारी जूट की इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंडिया जूट इंडस्ट्री सफर्ड हैवली ड्यू टू आफ्टर पार्टीशन। कि इंडिया की जो जूट की इंडस्ट्री थी उसने सबसे ज़्यादा क्या सफ़र किया आफ्टर पार्टीशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लैक ऑफ रॉ मटेरियल, बी है फेमाइंस, सी है अर्थक्वेक और डी है नन ऑफ दिस। तो अगर बात करें इंडिया की जूट इंडस्ट्री की, तो इसका जो ऑप्शन ए है लैक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमारी जो जूट की इंडस्ट्री थी उसने जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी वो थी लैक ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास जो रॉ मटेरियल था उसकी कमी थी आफ्टर पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लीड टू। जो डिक्लाइन हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से उससे किस चीज़ को लीड मिली। ऑप्शन ए है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी है इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऑप्शन सी है एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस।
तो जो डिक्लाइन हुआ था हैंडीक्राफ्ट का हमारे इंडिया में, जो हमारा भारत था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, और लगभग 200 वर्षों तक जो ब्रिटिशर थे उन्होंने हमारी कंट्री पे रूल किया। उन्होंने यूज़ की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे अपनी कंट्री में और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स भेजते थे हमारे इंडिया में, जिससे क्या हुआ, जो हमारे द इंडियन पीपल्स वर अट्रैक्टेड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स। जो हमारे इंडिया के लोग थे, भारत के लोग थे, वो अट्रैक्ट हुए फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसमें जो यहाँ के ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ही डिक्लाइन हुआ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, तो जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है लेस देन 2%। तो इट वाज ओनली 0.5%, इट वाज ओनली 0.5%, ये केवल 0.5% था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 2%, लेस देन 2%, जिसके कारण क्या था, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी उसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोला जाता था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, अगर हो रही है तो बिल्कुल कम ग्रोथ होती है, उसे बोला जाता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो इट वाज वेरी लो, इट वाज ओनली जस्ट 0.5%, मतलब हम बोल सकते हैं लेस देन 2%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 1920, ऑप्शन नंबर बी है 1921, ऑप्शन नंबर सी है 1941, ऑप्शन नंबर डी है 1911। तो जो ग्रेट ईयर डिवाइड था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड ये आया था 1921 में। ऐसा क्या हुआ था, आफ्टर 1921 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज ग्रो पॉजिटिवली। जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन थी वो एक पॉजिटिवली वे में इंक्रीज हुई थी आफ्टर 1921, इसलिए द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, स्यूज कनाल वाज ओपनड इन विच ईयर। जो स्यूज कनाल था इंडिया और ब्रिटेन के बीच जो एयरवेज था वो कब ओपन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 1866, ऑप्शन नंबर बी है 1867, ऑप्शन नंबर सी है 1868, ऑप्शन नंबर डी है 1869। तो जो स्यूज कनाल था ये ओपन किया था 1869। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि स्यूज कनाल से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ओपनिंग ऑफ स्यूज कनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेशन बिटवीन। जो स्यूज कनाल का डायरेक्ट रूट था शिप्स का वो किस किस कंट्री के बीच था। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास इंडिया एंड अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है इंडिया एंड ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया एंड ब्रिटेन। इंडिया एंड ब्रिटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किया था, एक एयरवेज बनाया था। दिस एयरवेज वाज वेरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एयरवेज एट दैट टाइम, जो कि था इंडिया एंड इसके बीच में, ब्रिटेन के बीच में। और जिसमें जो मेन रीज़न था इसके पीछे इसको सेट करने के लिए वो था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना, टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, ब्रिटिशर क्या करते थे, ब्रिटिशर इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे अपनी कंट्री में और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स भेजते थे। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा आती थी, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए इन्होंने इस एयरवेज का यूज़ किया था, जिसे स्यूज कनाल के नाम से जाना जाता है, जो ओपन किया था 1869 में इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में। और इन्होंने क्या किया था, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि मोर देन 50% जो हमारा ट्रेड होगा वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, टिस्को वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर।
जो टिस्को हमारी कंपनी है, टाटा इंडियन स्टील कंपनी, इट वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 1906, ऑप्शन नंबर है बी है 1907, ऑप्शन नंबर डी है 1908, ऑप्शन नंबर डी है 1909। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1907। जो टिस्को जो कंपनी थी वो एस्टेब्लिश हुई थी 1907 में, और जो इसकी ब्रांच ओपन हुई थी वो हुई थी जमशेदपुर, जो कि बिहार में है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू। जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो क्या रेफर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशन, ऑप्शन नंबर बी नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, ऑप्शन नंबर सी साइज ऑफ वर्किंग फोर्स इन अ कंट्री, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशन, कि हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कितने लोग अंगेज हैं, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें कितने पीपल अंगेज हैं, जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें कितने पीपल लगे हैं। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में जो कितने कितने लोग लगे हैं उसे ये बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश? ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 55%, ऑप्शन डी है 85%। अब कई बुक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 70%, कहीं में दिया है 80 और कहीं 85%। तो आपने अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इससे ध्यान रखना है कि कितना दिया है। जैसे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 85% इसका जो आंसर है वो करेक्ट है, और अगर यहाँ पे ऑप्शन होता 70 या 75% और 3 ऑप्शन होते हमारे पास 40%, 50%, 55%, तो जो करेक्ट आंसर होता वो 70% या 75%। मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि ये था 70% से 85% के बीच में। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें बहुत कम ग्रोथ हो रही है, अगर हो भी रही है तो वो बिल्कुल कम रेट से हो रही है, उसे बोला जाता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो लेस देन 2% थी, मतलब इट वाज ओनली 0.5%, सिर्फ 0.5% थी, तो इसे बोला जाता है एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इसके पीछे जो मेन रीजन था वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसे हम जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं, जो कि इसमें जो मेन रीजन था वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास वाइब्रेंट इकोनॉमी। ये वो बेसिक से टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। वाइब्रेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? वाइब्रेंट इकोनॉमी होती है, वाइब्रेंट इकोनॉमी, वाइब्रेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है कंट्री को डेवलप करने के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो उस इकोनॉमी को बोला जाता है वाइब्रेंट इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें मॉडर्न टेक्निक का यूज़ किया जाता है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद एक और हमारे पास फैक्ट है कि जो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम का एक सिग्निफिकेंट डाटा कंसीडर किया गया था, वो किया गया था डॉक्टर VKRV राव। तो ये आपने याद रखना है, डॉक्टर VKRV राव ने जो अपना एस्टिमेशन दिया था उसे एक सिग्निफिकेंट कंसीडर किया गया था रिगार्डिंग टू नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 20 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर पर 1000, मतलब पर 1000 पे कितने बच्चे मर रहे हैं उसे बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ब्रिटिशर के टाइम ये बहुत ज़्यादा था, इट वाज 218 पर 1000, इट वाज 218 पर 1000, मतलब 1000 बच्चों में से 218 बच्चे मर जाते थे। इतना हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था ब्रिटिशर के समय। अब जो आपने इसमें इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है, जहां से जिसकी आपने डेट से याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवेज आया था 1850 में। अच्छा, फर्स्ट जो रेल चली थी वो चली थी 1853 में, कहां से? बॉम्बे टू ठाणे
और उसके बाद सीक्वेंस वाइज आपने याद रखना है, कैसे रखना है कि सबसे पहले रेलवेज कब 1850 में, उसके बाद रेल चली 1853 में, उसके बाद क्या हुआ था, स्यूज कनाल ओपन हुआ था 1869 के बाद क्या हुआ, सेंसस लिए गए थे, सेंसस वाज कंडक्टेड, सेंसस लिए थे कब 1881 में, उसके बाद क्या हुआ था, टिस्को वाज एस्टैब्लिश, टाटा इंडियन स्टील कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन 1907 एट जमशेदपुर बिहार। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो है लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड तो 1921। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।